हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियन। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। रोशन, पंकज, अरुण, परविंदर, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मिथिला से प्रणाम कर रहे हैं, दिल्ली से आशीर्वाद भेज रही हूँ। ऑन नहीं हो रहा है वीडियो, ऑन नहीं हो रहा है तो कहाँ से कमेंट वगैरह सब कर रहे हो, और आप मुझे धीरज दिख भी रहे हो, आपका सब चीज़ ठीक ठाक है। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता दीजिए, क्या हालचाल है, और पीडीएफ मिल गया है? पहले मेरे को बताओ, पीडीएफ मिल गया है? उसके बाद आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स न्यू है ना, ठीक है, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स नए हैं, ये बैच मंडे से शुरू हुआ था। मंडे को क्लास लिया था, ट्यूसडे को क्लास लिया था, वेंसडे तो छुट्टी थी, और कल थर्सडे को क्लास लिया था। और इन 3 क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कोई चैप्टर नहीं है, ये बेसिक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? हमने इंग्लिश का फंडामेंटल किया, हमने अपना सारा इंग्रेडिएंट, सारा सामग्री तैयार कर लिया है। अब आने वाले समय में जो जो मैं चैप्टर्स पढ़ाऊंगी उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी ये पहचानने में कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और नाउन प्रोनाउन को कैसे पहचानते हैं। हाँ हाँ रुको, ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया। नॉर्थ ईस्ट से भी प्रणाम भेज रहे हैं। ठीक है, ये सब हम लोगों ने कर लिया है। ओके, तो जिन बच्चों का छूट गया है ना, कल सैटरडे है, सैटरडे संडे तो आपकी क्लास नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैंने कल आपका एक क्लास रख दिया है पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करने के लिए। वैसे सैटरडे आपकी क्लास नहीं होगी, कल मैंने एक क्लास रख दिया है। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी, अपने ऐप का यही ब्यूटी होता है ना। किसी के अंडर में काम करते हो तो आप अपने अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ यही ब्यूटी है कि मैंने ऐप पे कल एक 9:30 बजे क्लास रख दिया है, क्योंकि मेरे को पार्ट ऑफ स्पीच आपको डिस्कस करवाना था। तो मेरे को बताओ कि मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच का पीडीएफ दिया हुआ है, ठीक है, कल पार्ट ऑफ स्पीच का पीडीएफ डलवा दिया था। उसमें मुझे लग रहा है 50 से 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50-60 क्वेश्चन किसके हैं? लास्ट 5 to 6 ईयर सीडीएस एग्जाम का। सीडीएस एग्जाम में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से, सीडीएस एग्जाम से अच्छा पार्ट ऑफ स्पीच और किसी एग्जाम में नहीं पूछते हैं। अब टीचर वाले एग्जाम में और इजी आता है, तो थोड़ा सा हाई लेवल अच्छा सा कर लोगे तो इजी तो कर ही लोगे। सबको मिल गया है? पहले मेरे को बताना हैंड राइटिंग कैसे सुधारे। इसके लिए तो आपको मेरे पास आना होगा। हैंड राइटिंग कैसे सुधारे, प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मैंने डाल दी है, डाल दिया है। हाँ मैम, हाँ राज बोल रहे हैं, हाँ मैम मिल गया है। पीडीएफ में 65 क्वेश्चंस है। ओके, पीडीएफ में 65 क्वेश्चंस है। बाकी बच्चों को कहाँ से मिल गया है? बाकी बच्चों को कैसे मिल गया है और आपको नहीं मिला है? 50 है, अब कुछ बोल रहे हैं 50 है, कुछ बोल रहे हैं 65 है। अरे अभी पार्टिसिपल, व्हाट इज पार्टिसिपल? अभी नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं। आपने पार्ट ऑफ स्पीच, मैंने पार्ट ऑफ स्पीच का पीडीएफ दिया है जिसमें 65 क्वेश्चंस है और पीछे आंसर भी है। काइंडली शुरू में ही आंसर मत देख लेना, ठीक है, शुरू में ही आंसर मत देख लेना, पहले आप क्वेश्चंस बनाना। और कल मैं आपको ये 9:30 बजे की वाली क्लास में ना, आज अभी तक नहीं बनाया है तो बना लेना, कल मैं 9:30 बजे डिस्कस करने वाली हूँ। ठीक है, सिर्फ आंसर देने से तो काम नहीं होगा ना, शीट को डिस्कस भी करना होगा। नाउन है तो क्यों है, वर्ब है तो क्यों है, ऐसा ऐसा टाइप से। ठीक है, मिल गया है ना? 66 क्वेश्चंस है। ओके, जिसको प्रैक्टिस चेक करो पीडीएफ सेक्शन में, ठीक है, जिसको प्रैक्टिस, वैसे तो मैंने भेज दिया है, ऐसा थोड़ी है सबको अलग अलग भेजा है, एक जगह डाल दिया है। बट जिसको दिक्कत हो रही है ना कि प्रैक्टिस शीट कहाँ से मिलेगा मैम, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले 3 महीने में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस शीट मिलेंगे। आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस शीट मिलता कहाँ पे। HRUClive@gmail.com पे मैसेज डाल देना, ठीक है, इस पे आप मैसेज मेल कर देना, ठीक है, HRUClive पे मेल कर देना कि पीडीएफ कहाँ मिलता है। ओके, तो वो आपको हेल्प करेंगे। अगर मेल करने में कोई दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे ना मैसेज कर देना, कॉल मत करना, 999583। वैसे मेल करोगे तो जल्दी जवाब मिलता है, क्योंकि मेल के लिए सिंपली एक पर्सन बैठे हैं जो दिन रात आपका मेल चेक करते हैं। ये तो थोड़ा लेट भी कर सकते हैं जवाब देने में, 99583583
24 पे मेल करोगे तो जल्दी मिल जाएगा। ओके, हाँ हाँ, जो शीट मैंने डाला है वो प्रीवियस ईयर का ही है, बता तो दिया है। ओके, जो शीट दैट आई हैव गिवन टू यू ना, दैट इज प्रीवियस पेपर CDS। आपको क्या लगता है मैं इतना स्मार्ट हूँ अपने से क्वेश्चंस बना लूंगी? ओके पंकज, ये प्रीवियस पेपर ही, सारे सारे क्वेश्चंस हमें प्रीवियस ईयर के सोर्स से ही बनाया। ओके, तो चलो एक चैप्टर हमने खत्म कर दिया। और जो बच्चा पार्ट ऑफ स्पीच नहीं देख पाया है, काइंडली उसको छोड़ के मत रखिए। जो वीडियो आपका छूट गया है ना, उसको तुरंत, उसको लिंगर नहीं करना है। ओके, डिले नहीं करना है, लिंगर नहीं करना, उसको फटाफट देखना शुरू करिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि उसको खत्म कर लीजिए। सैटरडे संडे आपके पास आराम से टाइम है, आप आराम से पार्ट ऑफ स्पीच खत्म कर लो। ठीक है, और आज मैं नया चैप्टर शुरू कर रही हूँ, दैट इज कंजंक्शन। बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है ये। कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप बोलोगे कि मैम पहला चैप्टर नाउन प्रोनाउन क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ हम चैप्टर को उसी वाइज अरेंज करके पढ़ेंगे ना, जो चैप्टर्स एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पहले पढ़ा देना है। और जब आपका 40% सिलेबस कवर हो जाएगा, 40 to 50% जब कवर हो जाएगा, तो आप मॉक्स शुरू कर दोगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी मॉक टेस्ट देना कब शुरू करना है। उसके लिए मुझे पहले सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ा लेना है, जैसे कंजंक्शन पढ़ा लेना है, वर्ब पढ़ा लेना है, टेंस पढ़ा लेना है, नरेशन, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, इतना पहले पढ़ा लूंगी, 50% हो जाएगा। उसके बाद मॉक टेस्ट शुरू कर देना है। ठीक है, तो kindly the students who have missed the classes, who were not able to attend parts of speech, don't linger it, don't delay it. Okay, as soon as you get time now, just complete the chapter. Okay, so that you will be at par with the live classes. Live classes में आप par में रहोगे। इतना ना उठा के क्लास से बाहर फेंकूंगी। ये कौन है? विकास कुमार। प्रीवियस पेपर नाम लिख दीजिए। क्यों लिखूंगी मैं? प्रैक्टिस ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर प्रीवियस पेपर का नाम लिख दीजिए। ओके, अच्छा मैम, मैं तो इसलिए बोला था क्योंकि आपसे पढ़ने के बाद वो शीट इजी लग रही है। देखो, वो मैच कर लेना। मैं सच बोल रही हूँ या झूठ बोल रही हूँ ना, ये CDS के प्रीवियस पेपर में जाना देखना। CDS का आप लोग जासूस हो, स्मार्ट हो। कोई टीचर सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, मैम सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, चेक किया जा सकता है। आप CDS का पेपर उठा के देखना कि क्या मैम ने मिल जाएगा कि ये सब क्वेश्चंस क्या रियली में CDS में आया हुआ है। ठीक है, चलो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंजंक्शन करवाने के बाद एक दो चीज मुझे बता लेने दो। कंजंक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कंजंक्शन क्लोज टेस्ट में भी बहुत हेल्प करता है, इसीलिए हमें कंजंक्शन भी कर लेना है। दो तीन चीज मुझे थोड़ा सा टाइम लेने दीजिए, क्योंकि बच्चे क्लास के बीच में जब पूछते हैं ना, इसीलिए कंजंक्शन करवाना। अब मुझे बताओ, ठीक है, वेरी ऑनेस्टली बताना कि क्या आपने समंदर मंथन बैच जो आपको रिकॉर्डेड मिला है, प्लीज ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ना, इसको स्टार्ट कर दीजिए। समंदर मंथन का बैच जो है आपके पास, वो कैप का बैच, ये रिकॉर्डेड है। अब मुझे पता नहीं चल पा रहा है ना, लाइव में तो पता चल जाता है कि बच्चे आ रहे हैं, ये रिकॉर्डेड बैच आपको मिला है। आप तो 1999 वाले स्टूडेंट हो, आपको 3 बैच मिला है। एक ग्रामर में तो आप आ रहे हो, और एक प्रैक्टिस है, और एक समुद्र मंथन है। लेकिन समुद्र मंथन रिकॉर्डेड है। मेरे को बताओ कि ये देखना शुरू किया है? एक मिनट रंजीत, ज्यादा एक्साइटेड मत होइए। ठीक है, मैं सब बताऊंगी। मैम प्लीज स्टार्ट कीजिए, अब प्लीज स्टार्ट कीजिए। आप ज्यादा सीरियस होने का एक्टिंग मत करिए। देयर आर 2 स्टूडेंट्स, पारुल और रंजीत। पहले मुझे बता लेने दो बच्चों को। मेरे को एडवाइस देने की कोशिश करोगे ना, तो तुरंत ब्लॉक कर दूंगी, इसलिए बात को ध्यान से सुनो। तुरंत ब्लॉक हो जाओगे, उसके बाद उस हाल में बचोगे ही नहीं ना कि आप कमेंट कर पाओ यहाँ पे। पहले मेरे को बताओ कि समंदर मंथन का बैच स्टार्ट कर दिया है पढ़ना? पढ़ना शुरू कर दीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई भी एक टाइम ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक टाइम ले लीजिए। शाम 6 से, सुबह तो चलो क्लास करने आते हो, या सुबह ले लीजिए, सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं ना, शाम से 6 का 7, 6 का 7 नहीं, 6 से 7, 7, 7:30, कोई भी एक टाइम ले लीजिए कि मुझे बैच को करना है एवरीडे। नहीं तो आपका बैच कंप्लीट नहीं होगा, और समुद्र मंथन से जो स्टूडेंट्स को फायदा होता है ना, आप उस फायदा को नहीं उठा पाओगे। ठीक है, तो समुद्र मंथन का भी एक टाइम बांधिए, नहीं तो ये बैच मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बैच तो मैंने रिकॉर्डेड दिया, आप पे छोड़ दिया है।
और जो चीज़ आप पे छोड़ेंगे आप उसको करोगे नहीं ठीक से, तो स्टार्ट कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे आप ग्रामर के क्लास में आते हो ना, ठीक है, जैसे ग्रामर के क्लास में लाइव नियम से आते हो, वैसे ये समुद्र मंथन का भी रूटीन वाइज डेली रूटीन में अपना डाल दीजिए। आप देख लो आपका वो कौन सा टाइम चाहिए, अपना सेट कर लो। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे पूछते हैं कि मैम आप जो प्रैक्टिस बैच करवा रहे हो, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मैं सुबह वाले बैच में आपको डिटेल में बताऊंगी, आप जो प्रैक्टिस बैच 1 बजे से 2:15 का करवा रहे हो, उसमें आप न्यू स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो इस बैच में न्यू स्टूडेंट्स हैं, उसमें तो ग्रामर का प्रैक्टिस करवा रहे हो, और हमने तो अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ा है, ठीक है, हमने तो अभी तक ग्रामर नहीं पढ़ा है, तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। तो वो स्टूडेंट क्या करेंगे ना, कि जिस दिन मैं ग्रामर करवा रही हूँ उस दिन वो स्किप कर देंगे, उस दिन नहीं आएंगे। इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि अभी तो आपका ग्रामर का सिलेबस खत्म नहीं हुआ और मैं ग्रामर का प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो फिर आपको दिक्कत हो रही है। तो आप क्या करना ना, इस बैच को बचा के रखना। अभी आप पहले क्या करो कि सुबह 9:30 बजे ग्रामर का बैच करो, ठीक है, जो अभी कर रहे हो आप, और रिकॉर्डेड समुद्र मंथन करो, ठीक है। रिकॉर्डेड, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि आप स्टूडेंट्स क्या करो कि जो नए वाले हैं बच्चे, जिनका ग्रामर का सिलेबस नहीं हुआ है, तो वो बेचारे कैसे प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कल मैंने सब्जेक्ट वर्ब खत्म किया, शीट डाल दिया है, तो आप क्या करो कि ये बैच को 1 से 2 वाला बैच नहीं करोगे। आप अभी क्या करो, आपका टारगेट है कि एक लाइव बैच आके ग्रामर करो और वोकैब का रिकॉर्डेड करो। लेकिन 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 आपको क्या करना है कि मैं प्रैक्टिस बैच तो 5 दिन रखा है, लेकिन जिस दिन प्रैक्टिस बैच में शेड्यूल में ये डाला हुआ रहेगा ना, क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज, ठीक है, जिस दिन ये डाला रहेगा प्रैक्टिस बैच में, जिस दिन ग्रामर और वोकैब आएगा, तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे ना, जिस दिन ग्रामर और वोकैब रहेगा उस दिन आप क्या करना, उस टाइम को वेस्ट नहीं करना, उस समय में समुद्र मंथन वोकैब का रिकॉर्डेड देख लेना। लेकिन जिस दिन 1 बजे क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज का दिन रहेगा, उस दिन आप लोग आओगे न्यू स्टूडेंट्स। अगर आपका ग्रामर और वोकैब नहीं भी खत्म हुआ है, फिर भी आप क्लोज टेस्ट में आओगे, क्योंकि क्लोज टेस्ट सुधरने में टाइम लगता है। पहला 1 मंथ लग जाता है ना क्लोज टेस्ट और पैसेज होता क्या है ये समझने में। आपका नहीं बने, आपका नेगेटिव भी आ गया, फिर भी आप आओगे, फिर भी आप आओगे। उससे क्या होगा ना, जब तक आपका ये सब खत्म होगा और आप ये बैच में पहले से ही आप रहोगे, तो आपको अप्रोच पता चल जाएगा, फिर आपका बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मुझे याद है, वो कल ही बोल रहे थे कि मैम एक बार आप बता दीजिए, प्रैक्टिस बैच में तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, क्योंकि हमारा तो सिलेबस ही नहीं खत्म हुआ है। तो आप प्रैक्टिस बैच में सिर्फ क्लोज टेस्ट, PQRS और पैसेज वाले दिन आओगे, और ग्रामर वाले दिन नहीं आना, ठीक है। हाँ, क्योंकि और ये बैच को ना, प्रैक्टिस को आप बचा के रखो, ग्रामर वाला। जब आपका कोर्स खत्म हो जाएगा तब आप इस प्रैक्टिस बैच को अपने से करना, क्योंकि ये तो आपके पास 1 साल तक रहेगा। ओके, 3-3.5 महीने में बैच खत्म हो जाएगा, तो ये आपके पास 8-9 महीने तक रहेगा, 1 साल तक पूरा रहेगा। ओके, तो आगे बढ़े अब। तो अब हाँ, अब मत पूछना कि मैम हमारा प्रैक्टिस बैच में तो हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, हमारा सिलेबस नहीं खत्म हुआ है। आप प्रैक्टिस बैच मत करो, प्रैक्टिस बैच वाला टाइम बचाकर आप उसी में समुद्र मंथन का रिकॉर्डेड का टाइम निकाल लो, ठीक है। समुद्र मंथन क्या करो, 11 एक दिन ग्रामर के बैच में लाइव आ जाओ आप लोग, और वोकैब का बैच आप अपना टाइम, वोकैब का बैच आप 1 से 2:15 का टाइम निकाल लो, और हर दिन समुद्र मंथन का बैच करिए, और 2 दिन क्लोज टेस्ट के लिए आ जाइए। ओके, चलो अब कंजंक्शन स्टार्ट करते, ठीक है। ये समझाना जरूरी था। थोड़ा बहुत मैंने, कंजंक्शन हम लोग का पहला चैप्टर है, ओके, बता ही दिया कि कंजंक्शन को क्यों पहला चैप्टर चुना, और मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच में बताया भी था, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। क्या बताया था कि कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शन इन हिंदी इज नोन एज संयोजक। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ कंजंक्शन? कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का काम होता है ज्वाइन करना। अब आपके दिमाग में आएगा कि कंजंक्शन किसको ज्वाइन करेगा? वर्ड्स को। कंजंक्शन किसको ज्वाइन करेगा? फ्रेज को। कंजंक्शन किसको ज्वाइन करेगा? क्लॉज को, कल भी बताया था मैंने। और कंजंक्शन किसको ज्वाइन करेगा? सेंटेंसेस को, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है
एक लास्ट क्लास ही बताया था मैंने कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। कंजंक्शन का काम होता है शब्द को जोड़ना, कंजंक्शन का काम होता है फ्रेज को जोड़ना। और मैंने आपको फर्स्ट 2 क्लासेस में बहुत डिटेल में बताया था व्हाट एग्जैक्टली इज अ फ्रेज। व्हाट इज अ फ्रेज? अ फ्रेज इज, इसको लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू पीपल हैव ऑलरेडी रिटन इट। ओके, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज किसको बोलते हैं? शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। और फ्रेज के पास सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, इसलिए फ्रेज मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत डिटेल में ट्यूसडे को बता दिया था। फिर आप, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा ना, देयर आर मेनी न्यू स्टूडेंट्स, वो दे विल हैव दिस थिंग इन माइंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फ्रेज, व्हाट एग्जैक्टली इज अ क्लॉज, व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेंटेंस। वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ओके, दिमाग में आएगा व्हाट इज अ कंजंक्शन, कंजंक्शन इज अ जॉइनिंग वर्ड्स। फिर आपके दिमाग में आएगा ज्वाइन किसको करता है? वर्ड को करता है, फ्रेज को करता है, क्लॉज को करता है, सेंटेंस को करता है। फिर आपके दिमाग में आएगा फ्रेज क्या होता है? फ्रेज शब्दों का समूह होता है जिसके पास सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, इसलिए ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। कंजंक्शन क्लॉज को भी जोड़ता है। क्लॉज का काम क्या होता है? क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। ये सब पढ़ा दिया मैंने, एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। क्लॉज मीनिंगफुल सेंस दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है वो मीनिंगफुल सेंस देता है। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो मीनिंगफुल सेंस नहीं देता है। कुछ बच्चे जिन्होंने क्लास कल ज्वाइन किया होगा उनको लग रहा होगा कि मैम इतना स्पीड में क्यों जा रही। मैं इतना स्पीड में ये वाला इसलिए करवा रही हूँ ना कि जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पहली क्लास देखोगे ना, पहली नहीं दूसरी क्लास देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने तो ऑलरेडी डिटेल में सब समझा दिया। और फिर सेंटेंस का काम क्या होता है? सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है, सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देता है। ठीक है, ये सब हो गया। अब आ जाओ। हाँ, अब मैंने बोला अब मैंने बोला कि कंजंक्शन, कल ही मैंने एग्जांपल दिया था ना, कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है। यहाँ देखो, यहाँ का कंजंक्शन कौन सा है? ये सब पढ़ा दिया है। यहाँ कंजंक्शन ने किसको जोड़ा है? फ्रेज को फ्रेज से। ठीक है, यहाँ कंजंक्शन ने किसको जोड़ा? यहाँ का कंजंक्शन एज है, किसको जोड़ा? सब्जेक्ट और वर्ब। अच्छा, ऐसा करो, ऐसा करो, रुको, कुछ बच्चे नोट्स बहुत सुंदर से बनाते हैं ना, ऐसा लिखो। फिर मैं कंजंक्शन का टाइप्स ऐसे लिखो। कंजंक्शंस, कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर जॉइनिंग वर्ड्स। कंजंक्शंस जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं। तो फिर दिमाग में आएगा ये किसको जोड़ता है? इट जॉइंस, कल भी पढ़ा ही दिया था मैंने। इट जॉइंस वर्ड्स फ्रेजेस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आपको गाइड करना था कि कैसे पढ़ना है प्रैक्टिस बैच को। जॉइंस वर्ड्स फ्रेजेस क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस। कंजंक्शन का काम होता है ये सब चीज को जोड़ना। और फिर आप एग्जाम्पल लिख लो, उसके बाद एक ही स्लाइड में ना सब खत्म हो जाएगा आपको। ओके, एक ही स्लाइड में सब खत्म हो जाएगा। जैसे कल एग्जाम्पल दिया था, आई विल मीट यू एट ऑफिस और एट होम। ये एक सेंटेंस लिखना। दूसरा लिखना, राम एंड हिज फ्रेंड्स वर वर्किंग। फिर लिखा, ही सेड दैट ही वुड कम। देखो, सब में कंजंक्शन फटाफट लिख लीजिए, वैसे आपने कल भी इसको लिखा ही था। अब देखो यहाँ पे कंजंक्शन कौन सा है? या तो घर पे मिलो या तो ऑफिस में, ये कंजंक्शन है। यहाँ पे कंजंक्शन कौन है? एंड। और यहाँ पे की से वाक्य जोड़ रहा है, तो यहाँ का कंजंक्शन ये। तो ऊपर वाले सेंटेंस में कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है? एट ऑफिस को जोड़ रहा है एट होम से। तो यहाँ कंजंक्शन फ्रेज को फ्रेज से जोड़ रहा है, कंजंक्शन फ्रेज को भी जोड़ता है। नीचे वाले सेंटेंस में राम और उसके दोस्तों को जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ कंजंक्शन वर्ड को वर्ड से जोड़ रहा है। और यहाँ देखो सब्जेक्ट है, ये मैंने कल ही पढ़ाया आपको, वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज।
और यहाँ क्या बना रहा है, सब्जेक्ट और वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। और यहाँ पे दैट कंजंक्शन ने दो क्लॉज को जोड़ा, यहाँ पे दो शब्द को जोड़ा, यहाँ पे दो फ्रेज को जोड़ा। यहीं पे आपका बेसिक लिख के ऐसे खत्म करिए। और कल मैंने दो अलग अलग सेंटेंस भी लिख के फुल स्टॉप वाला बताया था और मैंने कंजंक्शन से जोड़ा था। आप लोग ना ध्यान रखना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस बैच पढ़ाती हूँ ना, तो 2 दिन से मैं थोड़ा इग्नोर कर रही थी। बच्चे का क्वेश्चन आता है कि मैम हमें नहीं समझ में आ रहा, हम क्या करें, हमारा तो ग्रामर खत्म नहीं हुआ है, तो फिर हम प्रैक्टिस कैसे करें। तो उन बच्चों को भी मेरी ड्यूटी है ना गाइड करने की। Okay, I have to guide that students also who are struggling with the practice batch. Okay, they are not able to attend how to attend the practice batches. तो आप प्रैक्टिस बैचेस को थोड़ी देर के लिए लॉकर में संभाल के रख लो, बिकॉज ये प्रैक्टिस बैच की वैलिडिटी 1 साल तक है। मैं आपको बोलूंगी कि प्रैक्टिस बैच को कब स्टार्ट करना है, वो भी ग्रामर वाला। PQRS और क्लोज टेस्ट में तो आओगे। Okay, so what is the function of a conjunction we have done many a times in your exams, whether it's teacher exams or you have all the exams related to this CDS, NDA and all. Many a times what it happens ना, वो एक कंजंक्शन को अंडरलाइन करके दे देते हैं और बताते हैं और पूछते हैं कि बताओ कि ये कौन सा कंजंक्शन है। पहला पैराग्राफ में मैंने बहुत सारे अपने नोट्स को बदला इसलिए क्योंकि हम जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, वो सिर्फ SSC के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम CDS के लिए भी पढ़ रहे हैं, हम टीचर वाले जितने भी CTET, STET एग्जाम है उसके लिए भी पढ़ रहे हैं, स्टेट लेवल के लिए भी पढ़ रहे हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ना एक सेंटेंस दे देंगे और अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे ये कंजंक्शन तो है, बट कंजंक्शन का कौन सा टाइप है। तो कंजंक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक पहला टाइप होता है लिखते जाइएगा, एक होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट करना दो लोगों के बीच में, जैसे मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा, आपसे जुड़ जाऊंगा, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो कंजंक्शन होता है, ध्यान से देखिए, जो इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जोड़ता है, इंडिपेंडेंट वर्ड्स को जोड़ेगा या इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को जोड़ेगा या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेगा। ओके, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमारा एग्जाम्पल में देखो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एंड होता है, एंड दो इंडिपेंडेंट वर्ड को जोड़ता है, एंड दो इंडिपेंडेंट फ्रेजेस को जोड़ेगा, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ेगा। ठीक है, तो एंड, बट जो आता है अभी बताऊंगी, येट, एज वेल एज, सो, देयरफॉर, ये सब कंजंक्शंस अभी एग्जाम्पल से बताऊंगी मैं। ठीक है, ये सब कि ये जो है ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, इसका भी नॉलेज होना चाहिए। SSC में नहीं आएगा बट बहुत सारे और एग्जाम्स में आता है कि कंजंक्शन है और बताओ कि कंजंक्शन का कौन सा टाइप। लिखो पहले, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंडिपेंडेंट मतलब जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं, इंडिपेंडेंट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस को जोड़ेगा। याद करो, एक होता है डिपेंडेंट क्लॉजेस, डिपेंडेंट क्लॉजेस को कभी भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन नहीं जोड़ेगा, इंडिपेंडेंट को जोड़ेगा। लिख लो ये सब एग्जांपल्स। अब देखो ये सेंटेंस में अच्छा, सेंटेंस को ना मैं अच्छा बताती हूँ, यहाँ पे आप थोड़ा सा लिख सकते हो चाहो तो। मैंने लिया राम एंड मोहन डिड द वर्क। तो यहां पे ना ये राम एक इंडिपेंडेंट अलग सा वर्ड है, ठीक है, और मोहन इंडिपेंडेंट अलग सा वर्ड है। तो एंड है ना, एंड एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। जैसे मैंने लिखा ही विजिटेड माई हाउस एंड आई हेल्प्ड हिम। वो मेरे घर आया और मैंने उसकी हेल्प की। तो ये सेंटेंस देखो, कोई पूछेगा कि एंड तो कंजंक्शन है, यहां का भी एंड कंजंक्शन है, ठीक है, और यहां भी एंड कंजंक्शन है। एंड कंजंक्शन है अंडरलाइन करके दे देंगे और बोलेंगे कौन सा कंजंक्शन है, तब आपको बोलना होगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है।
क्योंकि एंड दो इंडिपेंडेंट चीज को जोड़ रहा है। देखो, राम अपने आप में इंडिपेंडेंट है और मोहन अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ये वर्ड का दूसरे किसी वर्ड से लेना देना नहीं है। तो यहाँ एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो दो इंडिपेंडेंट वर्ड को जोड़ रहा है। अब यहाँ पे देखो, ही विजिटेड माई हाउस, इतना भी लिखती तो फिर भी ये सेंस दे रहा है, वो मेरे घर आया, आई हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी हेल्प की। ये दोनों जो क्लॉज है ना, पूरा ये एक तो सेंटेंस है, और यहाँ पे जो दो क्लॉज है, आई विजिटेड, सब्जेक्ट वर्ब मिला के क्लॉज, और यहाँ भी देखो आई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट वर्ब मिला के क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है, और एंड कंजंक्शन है, और ये दोनों क्लॉज एक दूसरे पे निर्भर है ही नहीं। वो मेरे घर आया, यहां तक भी सेंटेंस का सेंस दे रहा है, मैंने उसकी हेल्प की, तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे आश्रित नहीं है, बिल्कुल अलग अलग इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है। तो एंड जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी जोड़ सकता है, एंड इंडिपेंडेंट वर्ड को भी जोड़ता है, इसीलिए हम एंड को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं। ओके, अभी और भी बता रही। तो कोई सेंटेंस अगर ऐसा आ गया, देखो कभी कभी हमारा सेंटेंस ऐसा आ जाता है, ही वर्कड हार्ड, बट उसने कड़ी मेहनत की बट फेल हो गया। एग्जाम में क्या करेंगे, इसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, और बताएंगे कि बताओ कि ये कौन सा कंजंक्शन है। कंजंक्शन तो ये है, बट सबऑर्डिनेटिंग है। अभी मैं सबऑर्डिनेटिंग भी आपको बताऊंगी क्या होता है। कोरिलेटिव है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, या कोऑर्डिनेटिंग है। अभी मैं ये सब का डिफरेंस भी बताऊंगी आपको। क्या लिख दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, इसलिए आपको कंजंक्शन का टाइप भी पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ये बट कंजंक्शन है, उसने कड़ी मेहनत की पर फेल हो गया। आप बोलोगे कि मैम कैसे पता चला आपको कंजंक्शन है? ये देखो, सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज, ठीक है। ये है सब्जेक्ट और ये है वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है? क्लॉज, और ये दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है कौन? बट। तो बट भी कंजंक्शन, बट तो कंजंक्शन है, ये तो पता चल गया कि बट कंजंक्शन है। बट एग्जाम में ये भी पूछ देंगे कि चलो बताओ कि ये कौन सा कंजंक्शन है। हाँ, यस मैम, DSSB TGT PGT एग्जाम में पूछते हैं, यस। ओके, हम जो यहाँ इंग्लिश पढ़ रहे हैं सारे एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो ये सेंटेंस आ गया अब दिमाग में, क्योंकि अभी मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव नहीं पढ़ाया ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे पता चलेगा कि मैम ये कोऑर्डिनेटिंग ही है। आखिर ये दोनों क्या होता है, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, नेक्स्ट स्लाइड में उसको बताऊंगी। बस याद करो कि ये कोऑर्डिनेटिंग है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का जो फ्रेज होता है या जो क्लॉज होता है वो एक दूसरे पे आश्रित नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है। अभी आपने पढ़ा ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है दो इंडिपेंडेंट वर्ड को जोड़ना, दो इंडिपेंडेंट फ्रेज को जोड़ना, दो इंडिपेंडेंट किसको जोड़ना? क्लॉजेस को जोड़ना। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, अगर मैं यहां तक बोलती ही वर्कड हार्ड, तो ये भी तो सेंस दे रहा है, उसने कड़ी मेहनत की, सेंस की दे रहा है। ही फेल्ड, वो फेल हो गया, तो ये दोनों सेंटेंस अपने आप में अलग अलग मीनिंग दे रहा है। ये दोनों सेंटेंस आपस में एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट वाला जो कंजंक्शन होता है वो क्या होता है? कोऑर्डिनेटिंग होता है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग। तो थोड़ा सा पहचानना है, ठीक है। बट, येट, जैसे येट डाल दिया, जैसे लिखा मैंने ही वर्कड हार्ड, जैसे ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी स्टार्ट किया, ही स्टार्टेड ईयरली, येट ही कुडंट रीच ऑन टाइम, उसने जल्दी स्टार्ट किया बट फिर भी टाइम से नहीं पहुंचा। चलो बताओ, ये कंजंक्शन है, क्योंकि येट से हम लोग जोड़ रहे हैं ना सेंटेंस को, तो ये कंजंक्शन है। कौन सा कंजंक्शन है? ये भी कोऑर्डिनेटिंग है ना, क्योंकि यहां तक तो सेंटेंस का
इंडिपेंडेंट मीनिंग आ रहा है। ही स्टार्टेड अर्ली, उसने जल्दी स्टार्ट किया। और इसको अलग से पढ़ के देखो, टाइम पे नहीं पहुंच पाया। दोनों इंडिपेंडेंट है और दोनों इंडिपेंडेंट को जोड़ रहा है, तो यहाँ का येट भी कोऑर्डिनेटिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग। ओके, तो कोऑर्डिनेटिंग सब्जेक्ट कंजंक्शन इसी को बोलते हैं। एंड, बट, येट, यहाँ पे और भी लगा सकते हो, और भी लगा दो। जैसे मैंने लिखा राम एंड हिज फ्रेंड्स, राम और उसके दोस्त। और फिर मैंने लिखा राम या उसके दोस्त। तो ये जो और एंड है ना, ये दो इंडिपेंडेंट, या तो यहाँ राम अलग है, दोस्त अलग है, या तो राम या तो उसके, तो ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग ही है, ये एक दूसरे पे किसी पे आश्रित नहीं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब आ जाओ, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किसको बोला जाता है? अच्छा, ऑफिस में काम करते हो ना, तो जब आप ऑफिस में काम करते हो तो आपके सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना। सबऑर्डिनेट्स किसको बोलते हैं? जो आपके अंडर काम करते हैं। ठीक है, आप ऑफिस में बॉस हो, आप बॉस हो, और आपके अंडर में जो नीचे काम कर रहे हैं ना, आपके सबऑर्डिनेट, आपके जूनियर जो होते हैं आपके सबऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखना है। सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस वो होता है ना जो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, जो डिपेंडेंट होता है। आप अपने बॉस के अंडर काम कर रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, आप डिपेंडेंट हो, आप अपने बॉस पे आश्रित हो। जैसा जैसा बॉस बोलेंगे वैसा वैसा आपको करना है। ठीक है, जैसा जैसा बॉस बोलेंगे वैसा वैसा करना है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शंस होते हैं जहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉजेस वगैरह होता है। ये सेंटेंस देखना, बता रही हूँ। मैंने लिखा इफ ही कम्स आई विल गो, और फिर मैंने लिखा ही केम एंड आई वेंट। अब ये अंडरलाइन करेंगे। चलो भाई, यहां भी एंड कंजंक्शन है। ठीक है, यहां भी एंड कंजंक्शन है और इफ भी कंजंक्शन है, क्योंकि जोड़ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, इस सब्जेक्ट वर्ब को इस सब्जेक्ट वर्ब से, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, और यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है। तो ये भी कंजंक्शन है। कंजंक्शन तो ये भी है और कंजंक्शन तो ये भी है, क्योंकि यहाँ भी जुड़ रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, तो कंजंक्शन तो दोनों है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखो, मैं इतना दूर बोल के खत्म कर सकती हूँ, ही केम, वो आया, ये भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। मैं गया, ये भी मीनिंगफुल सेंस दे रहा है। ये दोनों सेंटेंस अपने आप में मीनिंग दे रहा है। इसको ये दोनों को किसी के सहारे, ये दोनों क्लॉज को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये इंडिपेंडेंट है, और जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो कोऑर्डिनेट होते हैं। ये कंजंक्शन तो है बट कोऑर्डिनेट वाला है। बट यहाँ पे देखो, अगर मैं इतना बोल के तो मैं छोड़ सकती हूँ, ही केम, वो आया, लेकिन मैं इतना बोल के नहीं छोड़ सकती हूँ ना, इफ ही कम्स, अगर वो आता है, ऐसा बोलोगे, फुल स्टॉप दे सकते हो, इफ ही कम्स बोल के छोड़ दोगे। ये अपने आप में कोई मीनिंग नहीं दे रहा है ना, ये अपने आप में मीनिंग नहीं दे रहा। अगर वो आता है तो ये अधूरा लग रहा है, इसको किसी न किसी आगे आने वाले क्लॉज के सहारे की जरूरत है, तभी मीनिंगफुल होगा। अगर वो आता है तब मैं जाऊंगा, मीन्स मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है। इसका मतलब है ये कंजंक्शन अपने आप में इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं दे रहा है, ये डिपेंडेंट है। ठीक है, ये वाला कंजंक्शन डिपेंडेंट है। ठीक है, ये मेन बॉस कौन है? मेन बॉस, मेन क्लॉज ये है, ये बॉस है, और इस पे ये डिपेंडेंट है। तो इसको, और जो डिपेंडेंट होते हैं ना, उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब उसके अंडर काम कर रहा है। तो ये कंजंक्शन तो है बट कोऑर्डिनेटिंग नहीं। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे तो कोई कंजंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं ना, हमें ये कंजंक्शन के बारे में पता करना है। ये अधूरा मीनिंग दे रहा है, और अधूरा मीनिंग दे रहा है मतलब इसको ये आपका जूनियर है, ये आपका सीनियर है, इसको सहारे की जरूरत है, तो सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, तो कोई पूछे आपका सबऑर्डिनेटिंग, एक मिनट बता रही हूँ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, बता रही हूँ, दोनों को ज्वाइन करता है। ठीक है, याद करना, बता रही हूँ, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों को ज्वाइन कर सकता है। देखो सेंटेंस देखिए, सेंटेंस देखिए, ज्वाइंस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस, मतलब इट ज्वाइंस, मतलब उसमें एक इंडिपेंडेंट होगा और दूसरा डिपेंडेंट होगा।
ये मत समझना ना कि अलग अलग जोड़ रहा है। इट जॉइंस, ऐसा लिखो, इट जॉइंस, ऐसा लिखो, इट जॉइंस एन, ऐसा लिखो, इट जॉइंस इंडिपेंडेंट विथ डिपेंडेंट क्लॉजेस। मतलब उसमें सबऑर्डिनेट में, सिंपल लैंग्वेज में, सबऑर्डिनेट में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, ठीक है, और एक डिपेंडेंट रहेगा। तो ऐसा लिखो ना, या एंड गड़बड़ हो गया। इट जॉइंस इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट से जोड़ता है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। और इसमें जैसे इफ, सिंस, फॉर, व्हेन, एज सून एज, लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है अन्यथा। अभी मैं अलग अलग करवाऊं, वाइल, जबकि, बिफोर, अनटिल, ये सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये सब कंजंक्शन का ऐसे सेंटेंस में हम यूज करते हैं ना जहां एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट हो। बता रही हूं अभी आपको, इसको हम सबऑर्डिनेट बोलते हैं। पहले लिख लीजिए, इसको लिखिए सबऑर्डिनेटिंग क्या होता है, फिर एग्जांपल दे रही। एक बॉस है और एक उसके नीचे काम कर रहा है। जो बॉस है वो तो इंडिपेंडेंट है, आजाद है, और जो उसके नीचे काम कर रहा है वो तो सबऑर्डिनेट। देखो ये सेंटेंस दिया होगा मैंने जरूर, चलो एग्जांपल्स लिखती हुई इस। या तो आप नोट्स को और क्रिस्प बनाने के लिए ऐसा लिख सकते हो, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस लिखना, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस लिखना नोट्स, और ऐसा लिख सकते हो। सबसे पहले लिख लेना कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखो, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल में एंड डाल दो, और एज वेल एज, येट, बट, यही सब था ना, ये सब डाल सकते हो, और एज वेल एज, येट, बट, और क्या था, सो, देयरफॉर, ऐसा कुछ डाल दो। हाँ, सो, देयरफॉर, ऐसा डाल दीजिए, ठीक है। और इसी में एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल जो बताया था, राम एंड हिज पेरेंट्स, वो राम एंड हिज पेरेंट्स वर बिजी, फिर ऐसा भी डाल दीजिए, राम केम एंड आई हेल्प्ड हिम। फिर तीसरा डाल दीजिए, ही वर्कड बट ही फेल्ड। तो ये सारा जो कंजंक्शन है ना, ठीक है, ये जो सारा कंजंक्शन है ये सब कोरिलेटिव है, ठीक है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन है, सॉरी कोरिलेटिव बोल रही, कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है, जोड़ रहा है इंडिपेंडेंट को, ठीक है। इट जॉइंस इंडिपेंडेंट, ये भी कोऑर्डिनेट, सॉरी ये भी कोऑर्डिनेटिंग है, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग है, और ये भी कोऑर्डिनेटिंग, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए ताकि आपका नोट्स और भी बहुत ज़्यादा पेज ना भरे देखते साथ। और बोलेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है, तो ऐसे लिख लो, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइंस इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, फ्रेजेस, वर्ड्स या सेंटेंसेस। सेंटेंस नोट्स को ना बहुत लेंदी नहीं पढ़ाना है, बनाना है। नोट्स को हमेशा फ्लो चार्ट में बनाइए। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है भाई, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉज को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है, सेंटेंस को भी जोड़ता है, और एग्जाम्पल दे देना, ये सब होता है, और यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिख, ठीक है। अब आ जाओ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये लिख लिया कोऑर्डिनेटिंग। और अब दूसरा आ जाओ, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है। सबऑर्डिनेट तो बताया ही है, एक गुलाम है और एक उसका बॉस है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस
ओके, दे हैव या दे कनेक्ट and they connect a dependent clause. Dependent मतलब जो गुलाम है, subordinate है, with and independent clause. Independent clause. और जहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल लिख लीजिए, वहाँ पे मैंने if भी बताया था, ठीक है, as soon as, since, before, after, lest का मतलब भी होता है otherwise, अन्यथा, lest, till, until, ये सब एग्जाम्पल है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और साथ में एग्जाम्पल लिख लीजिए। नोट्स को ना बहुत ज्यादा ऐसे थ्योरी में बनाओगे ना तो पढ़ने का मन नहीं होता है, फ्लो चार्ट में बनाई और एग्जाम्पल लिख लेती हूँ। ये देखो, इफ ही कम्स आई विल गो, फिर मैंने लिखा सिंस ही वॉज बिजी। अब सबका एग्जाम्पल नहीं लिख रही हूँ, सबको अलग अलग पढ़ाऊंगी। सिंस ही वॉज बिजी, सब कंजंक्शन को अलग अलग से हम पढ़ेंगे, ठीक है, बस मेरे को अभी बता देना। इफ को अलग से पढ़ना है, अनटिल अलग से पढ़ना है, अनलेस भी लिख सकते हो, अनलेस भी अलग अलग से पढ़ना है। सिंस ही वॉज बिजी ही कुडंट कम, unless you work you will not succeed, जब तक मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं होगे। ये तो आप देख रहे हो कि सारा में कंजंक्शंस कौन सा है, ये कौन सा कंजंक्शन है, यहाँ पे ये कंजंक्शन है, यहाँ पे ये कंजंक्शन है, यहाँ पे ये कंजंक्शन है, अनलेस कंजंक्शन है, और सारा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अगर मैं इतना बोल के छोड़ दूं, अगर वो आता है, अधूरा है, इसको किसी ना किसी सहारे की जरूरत हो रही है, तो ये कंजंक्शन ये वाला सबऑर्डिनेट है, ये इसको अपने बॉस के अंडर काम करना होगा, क्योंकि इसका अपना मीनिंग नहीं निकल रहा है, सबऑर्डिनेट। सिंस, चूंकि वो बिजी था, इतना बोल के छोड़ दूंगी तो मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा ना, तो ये भी सबऑर्डिनेट है। अनलेस, जब तक मेहनत नहीं करोगे, अधूरा लग रहा है, आगे कुछ लाइन आना चाहिए, इसका मतलब है ये सबऑर्डिनेट, ठीक है। वैसे थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल्स मैंने दे दिया है, ठीक है, वाइल, व्हेन, ऐसे ही एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, अदरवाइज हम तो बहुत डिटेल में करने वाले हैं। हम लोग लेस्ट को, अदरवाइज को, एक एक कंजंक्शन का कैसे कैसे एरर आता है वो डिटेल में करेंगे। अभी तो बस याद रखना है कि सबऑर्डिनेटिंग होता क्या, ठीक है। सबऑर्डिनेट मतलब जो आपके अंडर काम करते हैं, मतलब आप उस पर डिपेंडेंट हो, तो जहां पे एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा तो वहां तो एक इंडिपेंडेंट भी आएगा। तो मतलब इजी लैंग्वेज में सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक इंडिपेंडेंट होता है और एक डिपेंडेंट होता है, और कोऑर्डिनेटिंग में तो इंडिपेंडेंट होता है, वो तो आजाद है। आफ्टर देखो, आफ्टर भी लिख देती हूँ, आफ्टर ही कम्स आई विल गो, जब वो आएगा ना उसके बाद ही मैं जाऊंगा, तो मेरे जाना उसके आने पे होगा ना, जब आएगा तभी जाएगा। मैं इतना बोल के नहीं छोड़ सकती हूँ ना, उसके आने के बाद, ये तो अधूरा है। तो ये वाला जो कंजंक्शन है ना, ये वाला जो कंजंक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग। अब कुछ के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि मैम आफ्टर तो प्रेपोजिशन भी होता है। बिल्कुल होता है। ही रैन आफ्टर मी, ही रैन आफ्टर आई केम, मेरे आने के बाद भाग गया वो। तो देखो यहाँ पर आफ्टर जो है ना, ये प्रेपोजिशन है। कल बताया था प्रेपोजिशन और कंजंक्शन में डिफरेंस, ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए। बट यहाँ का आफ्टर प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बनाता है, और प्रेपोजिशन के बाद क्लॉज थोड़ी आता है, और प्रेपोजिशन के बाद आई थोड़ी आएगा, सब्जेक्टिव थोड़ी आएगा। इसका मतलब है कि ये कंजंक्शन। पहले मुझे बताओ कि इतना दूर क्लियर है कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग? एक बार कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए।
इंग्लिश को, क्योंकि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो तैयारी तो एसएससी की करते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जब फॉर्म्स आता है ना तो वो सीडीएस भी भरते हैं, एनडीए भी भरेंगे, और खैर सीडीएस एनडीए वाले में नहीं होता, तब वो एसएससी की तरफ आते हैं। लेकिन कई हमारे एसएससी के बच्चे हैं ना जो स्टेट एग्जाम्स में होता है तरह तरह का, टीचर एग्जाम भी भरते हैं। तो मैं बार बार आप लोगों को यही बोलती हूँ ना कि हम लोग जो यहाँ पे इंग्लिश पढ़ते हैं ना वो सब एग्जाम्स के लिए। मैंने आपका सिलेबस को इस तरह से तैयार किया है कि सब एग्जाम्स में आपका काम हो जाएगा, इसीलिए अलग अलग बैच नहीं मांग, ठीक है, अलग अलग बैच नहीं मांगना है। इतना दूर क्लियर। अब आ जाओ, अब आ जाओ, ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेटिंग, ठीक है, सबको डिटेल में पढ़ेंगे हम, घबराओ मत, ये तो बस ऊपर ऊपर। कोरिलेटिव, कोरिलेट करना, कोरिलेट करना का मतलब क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शंस वो कंजंक्शंस होते हैं ना जो पेयर में यूज होता है। एंड कंजंक्शन को हम अकेले लगा सकते हैं, ठीक है, और को भी अकेले लगा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं जो हमेशा पेयर में यूज होता है। जैसे देखो, ईदर के साथ और, कभी कभी और कंजंक्शन अलग से भी आता है, बट ईदर के साथ तो और रहना जरूरी है। जैसे जैसे मैंने लिखा ऐसे, ये देखो, राम, राम और हिज फ्रेंड्स, राम, अच्छा एक चीज आपको और बताती हूँ, कुछ कंजंक्शन जो पेयर में यूज होता है उसको पहले ये लिख लो, ये लिख लो पहले, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, इसके बीच का मैं डिफरेंस बताऊं। कुछ ऐसे कंजंक्शंस होते हैं ना जो कोरिलेटिव होते हैं। कोरिलेटिव मतलब जो पेयर में यूज होते हैं, जो जोड़े में यूज होते हैं। जैसे इधर के साथ और वाला कंजंक्शन आता है, नीदर के साथ या तो ये या तो वो, ना तो ये ना तो वो। नीदर के साथ नॉर वाला आता है। नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? बट ऑल्सो। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी। ऑल्दो के साथ कौन सा कंजंक्शन आता है? यट। वेदर के साथ भी और आता है, वेदर इधर के साथ भी और आता है और वेदर के साथ भी और आता है। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि दोनों में क्या डिफरेंस है। बस अभी याद रखो कि जो कंजंक्शन पेयर में यूज होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे? उस कंजंक्शंस को बोलते हैं कोरिलेटिव। कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो इसको पहले लिखो फिर मैं आपको इससे रिलेटेड बताती हूँ। लिख लीजिए, जो कंजंक्शन जोड़े में यूज होता है, पेयर्स में यूज होता है, दैट इज नोन एज अ कोरिलेटिव कंजंक्शन। अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ क्योंकि आपके दिमाग में कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे। लिख लिया? अब देखो, मैंने लिखा राम और हिज फ्रेंड वॉज एब्सेंट, ठीक है, और फिर मैंने लिखा ईदर राम और his friend was absent. I don't know. इधर के साथ भी और आता है और वेदर के साथ भी और आता है। वेदर जब हम डाउट बताते हैं ना तो वेदर के साथ और लगाते हैं। जब हम दो के बीच में चुनते हैं तब इधर के साथ और लगाते हैं। आई डोंट नो वेदर, सॉरी, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम वेदर के साथ भी तो और आ रहा है, लेकिन वेदर के साथ हम और लगाते हैं ना जब आपके मन में कोई डाउट हो। वेदर और नॉट, पता नहीं काम करेगा कि नहीं, पता नहीं आएगा कि नहीं, बट हम जब इधर के साथ और लगाते हैं ना तो चुनते हैं या तो राम या तो उसके दोस्त। अब देखो, अब आपके एग्जाम में सपोज ये वाला और कंजंक्शन है, ठीक है, यहाँ का और कंजंक्शन है, यहाँ का और भी कंजंक्शन है, एग्जाम में अंडरलाइन करके दे देंगे, और यहाँ का और भी कंजंक्शन है। तो अब मुझे बताओ कि ऊपर वाला और कौन सा कंजंक्शन है?
अजय, यही चीज मैं आप लोग को शुरू में क्लियर कर दिया कि मैम जो लोग फ्रेशर है उसको अभी प्रैक्टिस बैच नहीं देखना है, ग्रामर का प्रैक्टिस नहीं देखना है, बट क्लोज टेस्ट PQRS और पैसेज का देखना है। ठीक है, क्लोज टेस्ट PQRS जिस दिन मैं करवाऊंगी ना उस दिन आपको देखना है, यही चीज मैं बता रही थी। और आपके पास बैच 1 साल तक रहेगा। जब आपका 40-50% सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो आप ग्रामर का प्रैक्टिस बैच देखना शुरू कर देना। भाई देखो, बार बार स्पैम कर रहा है, बार बार स्पैम करोगे तो ये मत सोचना ना कि एकदम अटेंशन में आ जाओगे, आप ब्लॉक हो जाओगे। बार बार स्पैम मत करिए। अब देखो, ये जो और है ना, यहाँ का और किसी के साथ पेयर में यूज नहीं है। ठीक है, यहाँ का और किसी के साथ पेयर में यूज नहीं हो रहा है, अलग अलग है। तो यहाँ का जो और है ये तो कोऑर्डिनेटिंग है, क्योंकि और को मैंने पहला वाला कोऑर्डिनेटिंग में भी पढ़ाया था। लेकिन यहाँ का जो और है ये जोड़े में यूज हो रहा है, इधर के साथ और लगाया, और जो जोड़े में यूज हो रहा है पेयर में, उसको हम कोरिलेटिव बोलते हैं। और यहाँ का और भी अलग से नहीं है, ये वेदर के साथ पेयरिंग में और आता है, तो यहाँ भी कोरिलेटिव है, कोरिलेटिव। अरे कंजंक्शन हर समय क्लॉज को ही थोड़ी जोड़ता है, कंजंक्शन शब्द को भी तो जोड़ सकता है। राम को दोस्त से, यहाँ भी राम और उसके दोस्त, हर समय क्लॉज ही को थोड़ी जोड़ रहा है। थर्ड सेंटेंस में हो सकता है किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम वेदर ही विल कम और नॉट। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा अब आपके दिमाग में आ रहा, मैम यहाँ पे कहाँ से क्लॉज हो गया, ये तो सब्जेक्ट है और ये तो वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। बट अगर आप और को कंजंक्शन मान रहे हो तो बगल में तो क्लॉज नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या करते हैं ना, हम थोड़ा सा सेंटेंस में कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं ऐसा लिखती ना, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और ही विल नॉट कम, ठीक है, तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा ना कि मैम अगर और कंजंक्शन है तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब है, और के बाद भी तो सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए ना, तब जाके क्लॉज बनेगा, तब जाके ये जोड़ेगा। हम कभी कभी क्या करते हैं ना, बार बार सेंटेंस रिपीट ना हो तो विल कम को कॉमन मान लिया। ठीक है, विल कम को कॉमन मान लिया, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और ही विल नॉट कम, तो ऐसा भी कर सकते हैं। अल्टीमेटली ये नॉट जो जोड़ रहा है, किसको जोड़ रहा है, कम आएगा या नहीं आएगा, कॉमन मान लिया है तो वो कंजंक्शन। तो पहला वाला कोऑर्डिनेटिंग हो गया, दूसरा वाला पेयर में यूज हो गया, कोरिलेटिव हो गया। चलो ये हो गया, इतना दूर क्लियर है, इतना दूर क्लियर है। अब हम चलते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अब यहीं से पूरा डिटेल हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, यहीं से पूरा डिटेल शुरू करेंगे, अलग अलग में सब चीजों को पढ़ाना शुरू करूंगी। एडवर्स, अच्छा एडवर्स कंडीशन किसको बोलते हैं, अच्छा एक एडवर्स वर्ड को सिखाना होगा। जैसे बोलते हैं ना एडवर्स कंडीशंस, हमारे कंडीशंस, हमारी स्थिति एडवर्स है। एडवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, विपरीत, विपरीत परिस्थितियां। विपरीत परिस्थितियां मतलब परिस्थिति जैसा आपने सोचा था जस्ट उल्टा चला गया। ठीक है, तो उसको एडवर्स कंडीशन बोलते हैं। जैसे एक एडवर्सिटी, आप बोलोगे मैम आप तो वो क्या पढ़ाना शुरू कर दिया। एडवर्सिटी का मतलब भी होता है विपरीत परिस्थितियां, सफरिंग, विपत्ति को बोलते हैं एडवर्स। एक होता है एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब आपके प्रतिद्वंदी, ठीक है, आपके राइवल, आपके प्रतिद्वंदी जो आपके लिए विपरीत स्थिति पैदा करते हैं। तो एडवर्स वर्ड का मतलब ही होता है कॉन्ट्रास्ट, जैसे आपने सोचा था जस्ट उसका उल्टा। एडवर्स कंडीशन मतलब विपरीत परिस्थितियां, जैसे आपने सोचा था उल्टा निकला। एडवर्सिटी का मतलब भी होता है सफरिंग, एडवर्सरी मतलब भी आपके प्रतिद्वंदी, आपके राइवल जो आपसे अलग है। तो एक कंजंक्शन होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव कंजंक्शन
ठीक है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन उसको हम बोलते हैं, वैसे सेंटेंसेस में यूज करते हैं जो सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट को आप लिख सकते हैं विरोधाभास। जितने भी विरोधाभास वाले सेंटेंस है उसमें हम एडवर्सेटिव का कंजंक्शन का यूज करते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब आपको विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट नहीं समझ में आएगा तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखो कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन का एक पार्ट पॉजिटिव जाएगा, दूसरा नेगेटिव, या तो पहला वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या तो पहला वाला नेगेटिव दूसरा वाला पॉजिटिव। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन ज्यादा कंजंक्शंस जहां पे हम कॉन्ट्रास्ट बताते हैं। जैसे आपने सोचा था ठीक उसका उल्टा हो गया, आपने पॉजिटिव सोचा था नेगेटिव हो गया, या आपने नेगेटिव सोचा था कुछ पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो एडवर्सेटिव कंजंक्शंस में क्या क्या कंजंक्शंस आता है? बट आता है, लिखते जाइए, सबको डिटेल में पढ़ाना है। येट, वाइल, ये दोनों बहुत डिटेल में करना है क्योंकि इसका दो मतलब निकलता है। वेराज का मतलब होता है जबकि, वाइल का मतलब दौरान भी होता है, लेकिन यहाँ मैं वाइल को एज अ कंजंक्शन यूज करवाऊंगी। वेराज का मतलब है जबकि उसने कड़ी मेहनत की। हाउएवर इज हालांकि, स्टिल सबको कर, नेवरदीलेस और नंदीलेस का मतलब होता है फिर भी। कड़ी मेहनत किया फिर भी फेल हो गया। ऑल्दो, यद्यपि कड़ी मेहनत किया फेल हो गया। दो, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब है के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया। इवन इफ मतलब हालांकि, इवन इफ आप मेहनत करोगे भी ना तो आपका कम टाइम बचा है, पहुंच नहीं पाओगे। इवन दो, पहले लिख लो। ये सब विरोधाभास कैसे है मैं बता रही हूँ। ये सारे कंजंक्शंस इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले आप इसको लिखिए। लिख के डन बोलिए, फिर मैं सबको का एग्जाम्पल दूंगी अब। इसको बहुत डिटेल में करना होगा, एडवर्सेटिव कंजंक्शन से भर भर के एरर्स आएंगे। ये आपको क्लोज टेस्ट में भी हेल्प करेगा। आप पहले लिखो, मैं सबका मीनिंग समझाती हूँ। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन का मतलब है ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट, दो अलग अलग। चलो बट से शुरू करते हैं, ठीक है। मैं सारे वर्ड्स है यहाँ पे है ना, ये जो सारे वर्ड्स है यहाँ पे मैं सारे वर्ड्स को कंजंक्शन का काम करवाऊंगी। ठीक है, कंजंक्शन का काम करवाऊंगी क्योंकि यहाँ पे हम कंजंक्शन टॉपिक पढ़ रहे हैं। जैसे लिखा मैंने, ही गॉट हर्ट, क्योंकि दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। वाइल प्लेइंग, while the student tried his best, he couldn't succeed. He hasn't come yet. थोड़ा सा ये सब समझाना होगा। क्यों मैंने ये बात पे जोर डाला कि ये सारे वर्ड्स को मैं कंजंक्शन का काम करवाऊंगी, और जब कंजंक्शन का काम करवाऊंगी तभी ये वर्ड्स विरोधाभास, ऑपोजिट, कॉन्ट्रास्ट में काम करेगा। और ही स्टार्टेड अर्ली yet he couldn't reach on time. अब देखो, ओके, अब आपके दिमाग में आएगा, आप बोलोगे कि मैम आपने तो यहाँ पे येट लिखा है और बोला है कि येट वाला वर्ड हमेशा कॉन्ट्रास्ट में काम करेगा। येट वाला वर्ड कॉन्ट्रास्ट में काम तभी करेगा जब वाक्य में येट कंजंक्शन का काम करेगा,
क्योंकि कंजंक्शन का काम करेगा ना तभी कॉन्ट्रास्ट में काम करेगा। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ भी आपने येट लगाया, यहाँ भी आपने येट लगाया, और यहाँ भी आपने येट लगाया, और आपने तो बोला है कि येट वाला सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट में काम करता है। जैसे उसने जल्दी स्टार्ट किया पॉजिटिव, बट फिर भी टाइम से नहीं पहुंचा, मतलब घर से जल्दी निकलने के बावजूद भी वो टाइम से नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है ना, घर से जल्दी निकले हो तो टाइम से पहुंच जाना चाहिए था, बट फिर भी नहीं पहुंचा, तो ये विरोधाभास है। वन पार्ट गोज पॉजिटिव और वन पार्ट गोज नेगेटिव। तो आप बोलोगे कि मैम यहाँ यट में तो आपने कॉन्ट्रास्ट है, यहाँ का यट कंजंक्शन है। सबसे पहले तो बताओ कि ये कंजंक्शन क्यों नहीं है, कंजंक्शन क्यों है। ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। और यहाँ पे भी ही सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ही कुडंट रीच, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है ये येट कंजंक्शन। और कौन वाला कंजंक्शन है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, या इसको कॉन्ट्रास्ट वाला कंजंक्शन बोलो। एक पॉजिटिव जा रहा है और एक नेगेटिव जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम आपने तो येट वाला बोला था कि कॉन्ट्रास्ट में जाएगा, बट ये सेंटेंस तो कॉन्ट्रास्ट नहीं जा रहा है, यहाँ तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आ रहा है। ही हैजंट कम येट, वो अब तक नहीं आया। इसलिए नहीं आ रहा है ना क्योंकि यहाँ का येट कंजंक्शन का काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ का येट कंजंक्शन का काम थोड़ी कर रहा है, यहाँ का येट कंजंक्शन का काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ का येट दो क्लॉजेस को जोड़ रहा था, बट यहाँ का येट थोड़ी जोड़ रहा है किसी को। तो यहाँ का येट कंजंक्शन नहीं है, और जहाँ येट कंजंक्शन नहीं है तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा। अब मेरे को बताओ कि यहाँ का येट क्या है, यहाँ का येट क्या है। हाँ, व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ येट। अभी मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाया, बट 3 दिन में खत्म होने वाला नहीं है, लास्ट तक मैं आपसे पूछते रहूंगी कि येट क्या है। कोई भी वर्ड अगर मैं पूछूं ना कि क्या है, तो आप देखो कि वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है। ही येट नहीं है, ही येट, येट मतलब अब तक नहीं आया। तो ये जो ही है ना, ये नहीं आया को डिस्क्राइब कर रहा है, और हैजंट कम वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए हमें एडवर्ब चाहिए, एडवर्ब। तो यहाँ का येट एडवर्ब का काम कर रहा था, यहाँ का येट कंजंक्शन नहीं था। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आएगा, कॉन्ट्रास्ट नहीं आएगा, यहाँ का येट कंजंक्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा, ओके। हाँ, अरे प्रेपोजिशन कहाँ से आ गया, इतना पीटूंगी ना जो प्रेपोजिशन बोल रहा है। कौन सा प्रेपोजिशन है, अगर येट प्रेपोजिशन होता तो उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता ना, ओके। येट अगर प्रेपोजिशन होता तो प्रेपोजिशन तो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, तो येट के बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये काम की विशेषता बता रहा है, काम वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब। जो प्रेपोजिशन बोल रहा है ना, वो आज लंच नहीं करेगा, उसको कोई हक नहीं है लंच करने का। इतना डिटेल में मैंने आपको प्रेपोजिशन पढ़ाया है, मतलब प्रेपोजिशन पहचानने का तरीका बताया है। हाँ, ही रीच्ड लेट भी कर सकते हो अगर ऐसा रहता, ही स्टार्टेड अर्ली, अरे अगर ये ऐसा रहता ही स्टार्टेड अर्ली ही रीच्ड लेट, तो ये भी तो विरोधाभास जा रहा है ना। दिस ऑल्सो गोज कॉन्ट्रास्ट ना, ही स्टार्टेड अर्ली, सो दिस इज अ पॉजिटिव, और ही रीच्ड लेट नेगेटिव हो गया ना, कहीं पे लेट पहुंचना नेगेटिव हो गया। तो दिस ऑल्सो, ही कुडंट रीच ऑन टाइम इज इक्वल टू ही रीच्ड लेट, दोनों सेम हो। पहले बताओ, इज इट क्लियर, इतना दूर क्लियर है। अब बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा एक और बात, ये और बात दिमाग में आ रहा होगा कि अभी तो मैंने पहला सेंटेंस में, रुको, कि मैम अभी तो आपने यट को वो बता दिया, यट को कोऑर्डिनेटिंग बताया। हाँ, आपने यट को कोऑर्डिनेटिंग बताया, ठीक है। तो आप यट को एडवर्ड्स कहाँ से बता देंगे, हमने मेन 3 कंजंक्शन पढ़ा हमने, ये भी दिमाग में आ रहा, ये दिमाग में आ रहा होगा आपका कि अभी आपने 3 कंजंक्शन पढ़ा, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, फिर क्या पढ़ा, सबऑर्डिनेटिंग, और फिर आपको क्या पढ़ा आपने, कोरिलेटिव।
ठीक है, ये सब 3 पढ़ा। अब इस 3 के अंदर ना अलग अलग पार्ट होता है। जैसे आपने कोऑर्डिनेटिंग में क्या पढ़ा, आपने कोऑर्डिनेटिंग में येट और बट वगैरह सब पढ़ा, ये एंड भी पढ़ा और कुछ कुछ पढ़ा। सबऑर्डिनेटिंग में इफ पढ़ा, ठीक है, व्हेन पढ़ा, अनलेस और ये सब पढ़ा, और ये कोरिलेटिव में इधर और ये सब पढ़ा। तो ये सब तो मेन कंजंक्शन था। अब इसके अंदर जो कंजंक्शंस आ रहा है ना, हम जानेंगे कि उसको कैसे यूज करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेटिंग में यट मेनली तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बट यट और बट कोऑर्डिनेटिंग में ही क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेटिंग में ही कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। ठीक है, इफ पढ़ाऊंगी, इफ सब ऑर्डिनेटिंग है, और इफ और व्हेन से हम कंडीशन बताते हैं। तो कुछ मेन कंजंक्शन का प्रकार तो ये है। अब इसके अंदर जो कंजंक्शन आता है ना, वो क्या क्या बताता है हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मत समझना कि मैम यट तो कोऑर्डिनेटिंग होगा। ठीक है, यट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही है, लेकिन यट वाला कंजंक्शंस आखिर कोऑर्डिनेटिंग है, लेकिन हम किस में यूज करते हैं, कॉन्ट्रास्ट बताने के लिए। बट भी कोऑर्डिनेटिंग ही है, बट हम किस लिए यूज करते हैं वो पढ़ रहे हैं। ओके, तो ये क्लियर है, ये क्लियर है ना। ये मत समझना कि मैम आपने सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बनाया, अब इसीलिए ना मैंने 3 लिख कर उसके बाद 4th नहीं लिखा। देखो मैंने नोट लिखा, नोट। अब हमें देखना है ना कि बट जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, येट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, वेरास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, ये सब आखिर बताता क्या है। ठीक है, ये सब बताता क्या है, ये सब कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। फिर हम ये बता रहे, एक मिनट, एक चीज और। फिर मैंने आपको, अरे कहाँ चला गया, रुको रुको रुको, हाँ फिर से आ गया। थोड़ा सा मुझे क्लियर कर देना है, क्योंकि अब हम बारी बारी से अलग अलग कंजंक्शन को पढ़ेंगे। अब आप मुझे बोलोगे कहाँ चला जा रहा है, बहुत सारा चीज इसमें पढ़ने का है। तो हाँ, अब आप बोलोगे कि मैम एज और सिंस को आपने सब ऑर्डिनेट में रखा था, ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो अब देखना है ना, है तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बट ये बताता क्या है। एज और सिंस को हम यूज करते हैं कारण बताने के लिए। ठीक है, तो ये आ रहा है समझ में। ठीक है, ये आ रहा है ना। कंजंक्शन का मेन टाइप्स मैंने बता दिया है, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव, और इसके अंदर जो कंजंक्शंस आते हैं ना, वो क्या क्या बताते हैं, अब हम वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मेरे को यट वाला क्लियर कर दिया, क्योंकि बच्चे के दिमाग में आएगा मैम यट वाला सेंटेंस में तो आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ का येट कंजंक्शन था ही नहीं, यहाँ का येट एडवर्ब था। यहाँ का येट कंजंक्शन था, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जाएगा। अब देखो, अब आप बोलोगे कि मैम वाइल, वाइल का 2 मतलब होता है। एक वाइल का मतलब होता है दौरान, उसको खेलने के दौरान चोट लग गई। ठीक है, और यहाँ वाइल, यहाँ वाइल का मतलब दौरान का सेंस नहीं जा रहा है, यहाँ का वाइल टाइम नहीं बता रहा है, यहाँ वाइल का मतलब जा रहा है जबकि, जबकि बच्चे ने कड़ी मेहनत की। ठीक है, बच्चे ने कड़ी मेहनत की, बच्चे ने अपना बेस्ट ट्राई किया, बट फिर भी वो फेल हो गया। कड़ी मेहनत किया पॉजिटिव, बच्चा सक्सीड नहीं कर पाया या बच्चा फेल हो गया, कुडेंट सक्सीड की जगह में फेल भी लिख लेती ना, तो ये नेगेटिव हो जाता। तो यहाँ का आप बोलोगे मैम आपने तो वाइल वाले सेंटेंस में बोला है कि एक पॉजिटिव जाएगा एक नेगेटिव जाएगा, ये कब, जब हम वाइल को एज ए कंजंक्शन यूज कर रहे हैं। देखो सब्जेक्ट और वर्ब, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम वाइल को एज ए कंजंक्शन यूज करेंगे ना, तो 1 विल गो पॉजिटिव, 1 विल गो नेगेटिव। लेकिन यहाँ वाइल इज नॉट यूज्ड एज अ कंजंक्शन। अगर ये कंजंक्शन यूज होता तो इसके बाद कोई क्लॉज वगैरह आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, इसके बाद आईएनजी आ रहा है। और ये मैं आपको वर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी। कभी कभी वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी नाउन का काम करता है जीरेंट के रूप में। तो यहाँ का वाइल इज अ प्रेपोजिशन। अगर वाइल प्रेपोजिशन का काम करेगा, ओके, वाइल प्रेपोजिशन का काम करेगा, तो वहां पे नहीं चाहिए हमें कॉन्ट्रास्ट। वाइल कॉन्ट्रास्ट कंजंक्शन तब यूज करेगा जब वाइल का मतलब जबकि का सेंस। ओके, नहीं ऑप्शन में अगर दोनों आ जाएगा ना, तो सब पार्ट का आंसर देना। अभिनव सब पार्ट का बोला है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी कौन सा कंजंक्शन है, तो कॉन्ट्रास्ट बता देना।
ओके, कभी कभी आपके CDS में ऐसा भी आएगा, देखो ऐसा आता है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी। ही वर्कड हार्ड, उसने कड़ी मेहनत की, ठीक है। अरे अगर ऐसा एग्जाम में आ गया और एग्जाम में ही को अंडरलाइन कर देंगे, और ही क्या है, ही प्रोनाउन है, ही प्रोनाउन है। और एक जगह ना प्रोनाउन जब पढ़ाऊंगी तो उसका टाइप्स भी बता दूंगी, ही पर्सनल प्रोनाउन। अगर दोनों आ गया, ठीक है, अगर दोनों आ गया, सबसे पहले तो ही प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन में भी ही क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। तो अगर दोनों आ गया ना तो आपको लगेगा अरे दोनों तो करेक्ट है, तो हमें इसको टिक करना है। ठीक है, ही प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन तो बहुत सारे चीज होते हैं, प्रोनाउन तो हिम भी होता है, ओके, प्रोनाउन तो हिमसेल्फ भी होता है, ओके, हिम भी होता है, हिमसेल्फ भी होता है, प्रोनाउन ये भी होता है। लेकिन इन्होंने ही की बात की है, ही प्रोनाउन में भी खास क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। तब ऐसा आंसर करना, ओके। अरे इफ डाउट के लिए नहीं, इफ कंडीशन के लिए भी यूज करते हैं। आगे आगे मत पूछिए, मेरे साथ साथ अपने नॉलेज को रखिए। अब आ जाओ, ये पहले बताओ येट और वाइल क्लियर हो गया, क्योंकि ये सब बताना बहुत जरूरी है, और कैसे कैसे एरर आएगा ये भी बताना जरूरी है। एग्जाम में क्या दिमाग लगाना है। येट और वाइल क्लियर आ गया, हो गया ना। अब आ जाओ बट, ये भी बट बहुत खूबसूरत है। दिस बट, अभी तो मैं हर जगह सेंटेंस में बट को एज अ कंजंक्शन यूज करवा रही थी। बट का मतलब होता है लेकिन, और वहां का बट कंजंक्शन है, और बट वाले सेंटेंस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जाएगा, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव जाएगा, ओके। और एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट। एक बट का मतलब होता है एक्सेप्ट, जिसको हिंदी में, अब कुछ बच्चों को ना बोलेंगे मैम मेरे को हिंदी नहीं आती, इंग्लिश आती है ना, एक्सेप्ट। एक बट का मतलब होता है के सिवाय। तो वहां का जो बट है, जहां बट का मतलब एक्सेप्ट के सेंस में है, वहां का बट प्रेपोजिशन है, ठीक है, और वहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं जाएगा। बट जब कंजंक्शन का काम करेगा तभी पॉजिटिव नेगेटिव जाएगा, क्योंकि बट एज अ कंजंक्शन वो कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट होता है, कोई प्रेपोजिशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट नहीं होता है, ठीक है। जैसे लिखा मैंने, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, कड़ी मेहनत किया फेल हो गया। लेकिन यहाँ का बट क्या है, यहाँ का बट कंजंक्शन है ना। कैसे पता चला कंजंक्शन है, जोड़ रहा है सब्जेक्ट वर्ब को, यहाँ भी सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है, और ये कंजंक्शन है। कंजंक्शन में कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट को जोड़ रहा है। और कोऑर्डिनेटिंग में भी क्या है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। ये जो बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये कॉन्ट्रास्ट बता रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। तो यहाँ बट कंजंक्शन है ना, और जब बट कंजंक्शन का काम करे, उसका मतलब लेकिन लिख ले, तो वहां पे एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, कड़ी मेहनत किया फेल हो गया, नेगेटिव। अब मैंने लिखा नथिंग बट बुक्स वॉज अवेलेबल। अब मुझे बताओ कि यहाँ बट का क्या, यहाँ बट बुक्स के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ का बट कंजंक्शन नहीं है। बट कंजंक्शन का काम तभी करता है जब वाक्य में कॉन्ट्रास्ट हो, ठीक है। यहाँ का बट कंजंक्शन नहीं है। यहाँ बट का मतलब क्या जा रहा है, यहाँ बट का मतलब जा रहा है एक्सेप्ट, किताबों के सिवाय कुछ भी अवेलेबल नहीं था। यहाँ का बट लेकिन किंतु परंतु में नहीं आ रहा है, कंजंक्शन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा। क्योंकि आपके दिमाग में आएगा, आपने तो बोला है कि बट में एक पार्ट पॉजिटिव जाना चाहिए, एक नेगेटिव, बट नीचे वाले वाक्य में तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ का बट एक्सेप्ट के सेंस में जा रहा है, के सिवाय, और बट एक्सेप्ट के सेंस में जा रहा है, तो यहाँ ये प्रेपोजिशन है। और जब प्रेपोजिशन आ गया तो वहां पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगेगा, एज अ कंजंक्शन लगेगा, ठीक है। ओके, अब आप बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने वर्स क्यों लगाया, आपने वर क्यों नहीं लगाया, बहुत सारी किताबों की बात हो रही है। इसलिए क्योंकि यहाँ का बट प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हमारा जो बुक्स है ना वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन हमें तो वर्ब लगाते समय सब्जेक्ट देखना है। प्रेपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट होता है, ये नथिंग सब्जेक्ट है प्रोनाउन के रूप में, जो कि सिंगुलर होता है और वॉज लगे, ठीक है।
क्लियर है इतना दूर? तो बट भी आपको बता दिया, येट भी बता दिया, वाइल भी बता दिया। वैसे ही वेरएज का मतलब होता है जबकि, और वेरएज कभी भी प्रेपोजिशन का काम नहीं करता है। ठीक है, वेरएज मैंने ना ये तीनों को इसलिए बताया क्योंकि बट कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है, और येट कंजंक्शन भी होता है, येट को एडवर्ब भी बताया। वाइल कंजंक्शन भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। तो ये सारा कॉन्ट्रास्ट में, ये सारे वर्ड्स में थोड़ा ध्यान दे देना। जब प्रेपोजिशन हो, जब एडवर्ब हो, तब वो कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। ये सारा कॉन्ट्रास्ट का काम तभी करेगा जब प्रेपोजिशन कंजंक्शन की तरह यूज होगा। ठीक है, नथिंग प्रोनाउन है, कुछ भी अवेलेबल नहीं था। ओके, हाउएवर का हिंदी लिख लो हालांकि। अब आ जाओ स्टिल। अब स्टिल में भी आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि स्टिल कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये जो स्टिल है ना, दिस कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव ऑल्सो, इट कैन एक्ट एज अ कंजंक्शन ऑल्सो। एडजेक्टिव का काम करेगा तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट का आने का सवाल ही नहीं। जब कंजंक्शन का काम करेगा तो स्टिल एज अ कंजंक्शन ये बताएगा पॉजिटिव नेगेटिव। ही सिर्फ फेल करवाया, ही वर्कड हार्ड, स्टिल ही कुडंट मैनेज। इतना मेहनत किया फिर भी मैनेज नहीं कर पाया, ही कुडंट मैनेज द वर्क। तो चलो, स्टिल का मतलब होता है, यहाँ स्टिल का मतलब होता है फिर भी। जैसे येट होता है ना, वैसे स्टिल भी होता है फिर भी। इतना कड़ी मेहनत किया फिर भी मैनेज नहीं कर पाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो यहाँ का स्टिल कंजंक्शन है। अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है, दिमाग में आएगा मैम कैसे कंजंक्शन है, सब्जेक्ट वर्ब, और यहाँ भी सब्जेक्ट और वर्ब, कुडंट मैनेज कंजंक्शन। अब मैंने लिखा द वाटर इज स्टिल, वाटर स्टिल है। यहाँ स्टिल का मतलब होता है यहाँ फिर भी, और यहाँ स्टिल वाटर मतलब ठहरा हुआ पानी, मूवमेंट नहीं हो रहा है। जैसे तालाब का पानी स्टिल होता है, नदी का पानी बहता है, स्टिल फोटोग्राफी होता है ना। तो यहाँ तो स्टिल वाटर की विशेषता बता रहा है। वाटर इज अ नाउन, नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव है तो कॉन्ट्रास्ट नहीं यूज होगा, एज अ कंजंक्शन। ओके भाई, एक एक चीज बताना होता है, नहीं तो फिर डाउट में पढ़ाया हुआ चीज को फिर से भेज देते हो। ठीक है, मेरी कोशिश रहती है ना, डाउट ग्रुप का मतलब है मतलब कुछ नया भेजो जो आप अपने से पढ़ रहे हो और आपको नहीं समझ में आया। क्लास में जो पढ़ाया हुआ चीज है ना, उसी को फिर से डाउट में भेज देते हो। तो उसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि डिटेल में आपको समझा दूं कि डाउट वो सब दोबारा ना आए। ये भी हो गया। स्टिल, नेवरदीलेस तो हमेशा कंजंक्शन ही होता है, नॉनदीलेस कंजंक्शन है, ऑल्दो और दो ये सारे कंजंक्शन है। तो यहाँ तो प्रेपोजिशन का सवाल नहीं है, ये सारे कंजंक्शन है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो गई। इवन इफ, इवन दो भी कंजंक्शन होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है ना इन स्पाइट ऑफ, नॉट विथ स्टैंड इसका मतलब फिर भी लिख लीजिए। ये दोनों का मतलब है फिर भी, और ये यद्यपि, हालांकि, हालांकि कड़ी मेहनत की फेल हो गया। और नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया। इवन इफ, इवन दो सब बता रही हूँ अलग अलग। लिख लिया है? अब आ जाओ क्वेश्चंस। हाँ देखो, ही विल श्योरली डिनाई मी, वो मेरे को नकार देगा, बट फिर भी मैं अपने उसके डिसीजन का वेट कर रही हूँ। वो मेरे को मना कर देगा, नेगेटिव सेंस में जा रहा है ना, ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। मेरे को पता है कि वो मेरे को मना कर देगा, बट फिर भी मैं उसके डिसीजन का वेट करूंगी, मेरे अंदर होप है। तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रास्ट जा रहा है, और नेवरदीलेस कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। नेवरदीलेस कंजंक्शन है। ठीक है, आई एम वेटिंग को ही विल श्योरली डिनाई से कर रहा है, और कौन सा कंजंक्शन है? नेवरदीलेस कॉन्ट्रास्ट वाला। तो याद रखना, नेवरदीलेस, नॉनदीलेस, ठीक है, नेवरदीलेस वर्ड हो या नॉनदीलेस वर्ड हो, ये इसका मतलब होता है फिर भी, हमेशा कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। दे केम लेट, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में भी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट बताता है। कंजंक्शन का टाइप पूछे तब तो आप कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिव और कोरिलेटिव में से ही लगाओगे। ठीक है, बट ये है तो ये कोऑर्डिनेटिव, बट ये कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। दे केम, ये भी कोऑर्डिनेटिंग है बट कॉन्ट्रास्ट है। लेट आए बट फिर भी टीचर ने उन्हें डांटा नहीं, तो ये भी तो कॉन्ट्रास्ट हो रहा। बट को भी कॉन्ट्रास्ट में, नेवरदीलेस को भी कॉन्ट्रास्ट में। ये है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन,
बट ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम कॉन्ट्रास्ट में यूज करते हैं। कंजंक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ना है। आप बोलोगे मैम हम एक एक कंजंक्शन को आप डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जब भी हम क्लोज टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं ना, तो जनरली मैंने 60 to 70% क्लोज टेस्ट जब जब करवाया है, उसमें एक क्वेश्चन कंजंक्शन बेस्ड रहता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना होता है ना कि उस क्लोज टेस्ट के उस ब्लैंक में कौन सा कंजंक्शन यूज करेंगे। अगर कॉन्ट्रास्ट जा रहा है तो जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया उसी में से यूज होगा। हाँ, स्टिल एडवर्ब भी हो सकता है। ही इज स्टिल वर्किंग, ही एडवर्ब में पढ़ाऊंगी। अच्छा रुको, स्टिल एडवर्ब भी होता है, लेकिन मैंने अभी एडवर्ब की बात नहीं छेड़ी। ही इज स्टिल वर्किंग, इसको मैं एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाऊंगी। स्टिल और येट में क्या डिफरेंस होता है। The water is still. This is the beauty of a language subject. The water is still. He worked hard. बहुत फेल करवाया है। He worked hard. Still, he couldn't succeed. या still he failed. देखो भाई जरा, सेंटेंस में कोई भी वर्ड क्या होता है। यहाँ स्टिल किसकी विशेषता बता रहा है? ही स्टिल नहीं है। यहाँ स्टिल का मतलब है अब तक वर्क कर रहा है। यहाँ वर्किंग की विशेषता बता रहा है। वर्किंग वर्ब है, कब तक अब तक वर्क कर रहा है। वर्ब की विशेषता एडवर्ब। द वाटर इज स्टिल, यहाँ स्टिल का मतलब है ठहरा हुआ, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है। वाटर की बता रहा है, वाटर नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। और यहाँ स्टिल क्या है, देख लो, ही वर्कड हार्ड, फिर भी वो फेल हो गया। दो को जोड़ रहा है, ये कंजंक्शन है। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब, और यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब कंजंक्शन। लेकिन यहाँ हम स्टिल नहीं, अभी नहीं पूछना है कि मैम स्टिल और येट में क्या फर्क है, इसको मैं कंजंक्शन में पढ़ाऊंगी। सॉरी, एडवर्ब में। स्टिल का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, येट का यूज नेगेटिव। सब अभी ही पढ़ लेंगे, कंजंक्शन चैप्टर में सब पढ़ लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सब हम एडवर्ब में पढ़ेंगे। तो देखो, दे केम लेट, यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। दूसरा आ जाओ, ही इज रिच बट ही इज अ माइजर। यहाँ पे देखो, अमीर है बट फिर भी कंजूस है। ये भी तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। अमीर है तो खुल के पैसे बांटने चाहिए, खुल के पैसे बांटने चाहिए। तो कंजूस है, यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट है। उसने मेरे को धोखा दिया, फिर भी मैंने उस पर भरोसा किया। देखो यहाँ स्टिल कंजंक्शन है, कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब है वन पॉजिटिव वन नेगेटिव। ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, कड़ी मेहनत किया, पॉजिटिव। येट का देखो, फेल हो गया, नेगेटिव। तो ये भी कॉन्ट्रास्ट है ना। आई एम बिजी, हाउएवर का मतलब है फिर भी, मैं बिजी हूं। हाउएवर भी कॉन्ट्रास्ट में, फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल लेती, मैं अपने दोस्तों के लिए टाइम निकाल लेती। तो however is also contrast, yet is also contrast। however का मतलब है फिर भी, nevertheless फिर भी, nonetheless फिर भी। ठीक है, ये वाला जो मैं आपको कंजंक्शन का पार्ट मतलब जो पार्ट क्लियर कर रही हूँ ना, ये क्लोज टेस्ट के हिसाब से। क्लोज टेस्ट में अगर आपको एक ऐसा सेंटेंस आ गया, वहां पे बट भी लगा है, ठीक है, वहां पे बट भी लगा है और इफ भी लगा है, और सेंटेंस में अगर कॉन्ट्रास्ट बताया जा रहा है तो वहां पे इफ मत लगाना, बट लगाना। बट सेंटेंस में कोई कंडीशन वगैरह रखी जा रही है तो वहां पे बट मत लगाना, इफ लगाना। तो ये वाला जो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ये आपका फिलअप्स वाला सेंटेंस, या क्लोज टेस्ट में कोई कंजंक्शन का 4 ऑप्शन आ गया, उस हिसाब से। और भी देख लो, द टेस्ट वॉज डिफिकल्ट, टेस्ट डिफिकल्ट था फिर भी नंबर अच्छे आ गए। कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना, डिफिकल्ट होता तो नंबर अच्छा नहीं आता ना। ही लव्स राइटिंग, उसके भाई को ये पसंद है जबकि उसको वो पसंद है। राइटिंग का ऑपोजिट ही हो जाता है रीडिंग, इसका कॉन्ट्रास्ट रीडिंग। रीडिंग और राइटिंग एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट। वाइल आई वॉज वर्किंग, वर्किंग है, एक एक्टिव है और एक इनएक्टिव है, सो रहा है। ही इज अ फूल, फिर भी मेरे को पसंद है। तो ये सारे कॉन्ट्रास्ट वाले। फर्स्ट वाले में वर्किंग इसलिए नाउन नहीं होगा ना, अभी मत पूछो ये सब,
ये कौन सा आईएनजी नाउन होता है, कौन सा, क्योंकि यहाँ पे इज लगा है ना। जब इज एम आर के बाद आईएनजी आ गया तो वो वर्ब है। आईएनजी नाउन तभी होता है जब उसके पहले कुछ इज एम आर नहीं हो। ये मैं आपको वर्ब चैप्टर में क्लियर करूंगी। माइजर को मनी सेवर की तरह ले लो, नहीं, माइजर कंजूस होते हैं। माइजर होना गलत बात है, इकोनॉमिकल होना है। इकोनॉमिकल का मतलब है किफायती होना है, बट कंजूस नहीं होना। कंजूस नेगेटिव सेंस में जाता। इकोनॉमिकल लोग ना खर्च करते हैं बट खुल के नहीं, मतलब जगह पे खर्च करते हैं, जहाँ जरूरत है वहां किफायती तरीके से खर्च करेंगे। जैसे पार्टी है, मैंने पार्टी दिया, कंजूस तो पार्टी देंगे ही नहीं, बट इकोनॉमिकल पार्टी देंगे, बट किफायती तरीके से पैसे को खर्च करेंगे। तो माइजर इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है, और इकोनॉमिकल इज अ पॉजिटिव वर्ड। किफायती होना अच्छी बात है बट कंजूस नहीं। ऑल्दो भी कॉन्ट्रास्ट है ना, ऑल्दो भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। These conjunctions are contrast, so we call it a adversative conjunction. It's not a correlative conjunction. Although, देखो देखो बता रही, although and though, although और though है तो बेसिकली, माय गॉड, है तो बेसिकली पेयर में यूज हो रहा है ना, तो बेसिकली ये है तो कोरिलेटिव कंजंक्शन में, बट ये कोरिलेटिव कंजंक्शन का यूज हम हमेशा कॉन्ट्रास्ट में करते हैं। मैं अब ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये कोई कंजंक्शन का टाइप थोड़ी है। कंजंक्शन के टाइप में कोरिलेटिव है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है। अब ये मैं बता रही हूँ कि ये सब कंजंक्शन क्या बताता है, कैसे यूज करते हैं। बार बार कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉन्ट्रास्ट जो मैं बता रही हूँ ना, ये कोई कंजंक्शन का टाइप नहीं है, ठीक है। रुको रुको भाई, नहीं तो फिर डाउट में पूछ दोगे। ये देखो, इफ ही कम्स I will go. He worked hard, but he failed. एक ही चीज बार बार करवा रहे हो। देखो थोड़ा ध्यान दो, ये इफ कंजंक्शन है और एक यहाँ पे एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। तो ये कैसा कंजंक्शन है? सबऑर्डिनेटिंग। ओके, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक डिपेंडेंट, और ये क्या है? कोऑर्डिनेट। ये जो इफ और बट है ना, ये जो कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग है, ये कंजंक्शन का टाइप है। और ये कंजंक्शन क्या बताता है? इफ से हम कंडीशन रखते हैं, है तो ये सबऑर्डिनेटिंग, बट एज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इफ क्या बताता है? कंडीशन रखने के लिए। इफ कंजंक्शन का यूज हम कंडीशन के लिए यूज करते हैं। और बट भी कोऑर्डिनेटिंग है, बट हम बट का यूज कॉन्ट्रास्ट में करते हैं। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। ओके, बार बार एक ही चीज मत पूछिए। ये लिख लिया, ये लिख लिया। हाँ, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपके कौन से एग्जाम में आया है? ये लिखिए, ये आया है, इसीलिए मैंने इसको अपने नोट्स में शामिल कर लिया। एक फिल ऑफ द ब्लैंक्स आया था, जहां पे इवन दो भी था और इवन इफ भी था, और दोनों कॉन्ट्रास्ट बताता है। दोनों को हम पॉजिटिव नेगेटिव में यूज करते हैं। दोनों कॉन्ट्रास्ट, ये आया था उसमें स्टेनो में, ठीक है, स्टेनो के फिलअप्स में आया था। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे कंफ्यूज हो गए कि दोनों तो कॉन्ट्रास्ट बताता है, उसने कड़ी मेहनत की फिर भी फेल हो गया। दोनों कॉन्ट्रास्ट बताता है और दोनों ऑप्शन में था, दोनों ऑप्शन में था, तो क्या किया जाए? याद रखो, लिख लो, दोनों कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि इवन दो में एक्शन कंप्लीट है और इवन इफ मतलब अगर, अगर में एक्शन इनकम्प्लीट। पहले इसको लिखिए। इनको आते साथ क्लास के 4 दिन में इनको डाउट आने लगा। कुछ बच्चे है ना, आते साथ, अभी मैंने कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ाया है ना कि जहां आपको डाउट आना चाहिए।
ओके, एक एक चीज को क्लियर किया है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं कमेंट बॉक्स को ऑफ नहीं करती। कमेंट बॉक्स को ऑफ कर देने से ना फिर मैं बच्चों का डाउट्स नहीं ले पाऊंगी, कि पढ़ाते वक्त बच्चा को जो भी डाउट आ रहा है मैं उसी समय करके खत्म करो। बट कुछ बच्चे क्लास लेने ही आते हैं ना ये सोच के कि मेरे को डाउट है। कुछ बच्चे को अभी कुछ पढ़ाया ही नहीं, पढ़ाने से पहले ही कंफ्यूजन आ जाता है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, पढ़ने से पहले ही कंफ्यूज रहते हैं, सिर्फ अननेसेसरी का इधर उधर का डाउट पूछ के टाइम बर्बाद करेंगे। बस उनको एक संतुष्टि के लिए ना डाउट का ग्रुप चाहिए। ओके हाँ, तो इवन दो में कंप्लीट एक्शन है, और इवन इफ में इफ मतलब अगर, अगर ऐसा होता है, अभी हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि एक्शन इनकम्प्लीट है। अदरवाइज दोनों कॉन्ट्रास्ट में यूज होते हैं। हाँ, यूट्यूब क्लास भी है आज। अब देखो, उसने अपना जॉब खो दिया, फिर भी वो ऑफिस को सर्व कर रहा था। कभी कभी आपको जॉब से निकाल दिया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है सैलरी मत दो फिर भी मैं कंटिन्यू करूंगा जॉब में। तो ये कॉन्ट्रास्ट जा रहा है ना, जॉब खोने के बावजूद भी वो ऑफिस में सर्व करता रहा, तो ये तो कॉन्ट्रास्ट जा रहा है। और अभी तो आपने पढ़ा है कि इवन दो भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है, और इवन इफ भी कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। अब आपके साथ कंफ्यूजन होगा कि जॉब खोने के बावजूद भी ऑफिस में काम करता रहा, तो दोनों तो कॉन्ट्रास्ट में यूज होता है। अब देख लो, ही लॉस्ट हिज जॉब, उसका जॉब चला गया, जॉब जाने का काम खत्म हो गया, मतलब जॉब चला गया, मतलब ये एक्शन कंप्लीट है। और जब एक्शन कंप्लीट हुए तो वहां पे हम इवन दो लगाएंगे। दोनों कॉन्ट्रास्ट में होता है, बट इवन दो में कंप्लीट और इवन इफ में इनकम्प्लीट। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके इवन दो ही लू, अब देखो यहाँ तो जॉब खो दिया, ये बोल रहे हैं अगर, अगर इवन दो, अगर वो जॉब खो भी देता है ना फिर भी वो ऑफिस में सर्व करेगा। ही लूजेज हिज जॉब, अगर वो जॉब खो भी देता, अभी खोया नहीं है, अभी एक्शन इज इनकम्प्लीट, और इनकम्प्लीट के लिए इवन इफ। जल्दी करते हैं, आज मैंने इडियम्स का क्लास रखा है। जब भी खाली बैठे रहिए, खाली बैठे रहिए तो अपने आप को ना 1-2 साल तक, आप बोलोगे ना मैम कितना क्लास करवाओगे, आप बोलोगे मैम यूट्यूब पे भी आ जाओ, वहां भी आ जाओ, यहाँ भी आ जाओ। देखो अपना बैच तो करोगे ही, लेकिन जब भी थोड़ा सा आप खाली रहते हो ना तो आपको मन करता है कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट देखा जाए, रील्स वगैरह। और रील्स बहुत एडिक्शन होता है, 5 मिनट की जगह आपका 1 घंटा ले लेता है। तो जब भी खाली बैठते हो थोड़ा सा यूट्यूब, मजे में यूट्यूब क्लास की रील्स के जगह यूट्यूब क्लास के प्रैक्टिस वगैरह जो मैं करवाती हूँ ना उसको एक बार देख लीजिए। ओके, कुछ चीजें आपको याद रह जाएगी, काम आ जाएगा। 1 साल की तो बात है, 1 साल की बात है, थोड़ा सा इधर उधर कहीं बैठे हो मेट्रो में, ये वो कहीं ना कहीं हेल्प हो जाता है प्रैक्टिस। अगर अगर एक सेंटेंस और देती हूँ, इवन इफ या इवन दो इट रेन्स आई विल, बस एंड करती हूँ। 1 बजे, आप अभी तो यूट्यूब क्लास है, 1 बजे का क्लास भी मैंने डेमो में बच्चे डिमांड कर रहे थे। आज क्लोस्टेस्ट PQRS का बैच है, आ जाइएगा। आई विल अटेंड द पार्टी, और फिर लिखा बारिश होने के बावजूद भी मैंने पार्टी तो अटेंड किया। इवन दो इट रेन्ड आई अटेंडेड द पार्टी। देखो अगर बारिश होती भी है ना तो मैं पार्टी अटेंड करूंगी, अभी किया नहीं है, मैं करूंगी, अभी एक्शन इनकम्प्लीट है। तो इवन इफ, अगर होती है बारिश तो मैं करूं। और दूसरा, इवन इट रेन्ड, बारिश हुई बट फिर भी मैंने पार्टी अटेंड किया, काम खत्म हो गया, दैट इज इवन। चलो अब कल करेंगे, ठीक है। अच्छा कल नहीं, अब तो हमारी क्लास मंडे को होगी ना, कल भी आपकी क्लास है 9:30 बजे,
ठीक है, तो कल के बैच में वही बच्चे आएंगे ना जिन्होंने पहला 2 दिन का क्लास किया। कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग आज हुई है या कुछ बच्चों ने ज्वाइनिंग कल की है। मतलब कहने का मतलब है कि जिस बच्चों का पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं खत्म हुआ है वो कल नहीं आएंगे। लेकिन कुछ बच्चे हमारे स्मार्ट है मैम, ऐसा मत बोलिए, आज हमारे पास पूरे दिन टाइम है, हमारा छूट गया, हमारा एडमिशन लेट से हुआ है, तो क्या आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का रात तक में सारा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका पार्ट ऑफ स्पीच जो मैंने पहला 3 दिन पढ़ाया था वो ख़त्म कर लिया है, या जिसको लगता है कि आज रात तक वो ख़त्म कर लेंगे, वो कल 9:30 बजे की बैच में आएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं डिस्कशन करवाने वाली हूँ उसमें जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है, चलो एंड किया जाए। थैंक यू एवरीवन। वैसे मैंने डांट दिया है कि सिर्फ डाउट आप लोग का रहता है पढ़ाते वक्त भी, कोई दिक्कत हो आप पूछ सकते हो। जहाँ कुछ नहीं समझ में आया है कि उस ऑनलाइन बैच को ऐसा रखना है ना कि बच्चों को लगे कि हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, सामने टीचर से डाउट वगैरह पूछ रहे, कोई भी डाउट आया पूछ सकते हो। ठीक है, एंड किया जाए ना।